याद रखने का जो काम किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास से आज पूरा विश्व योग में होने जा रहा है। इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और आप सब भी जिला के इस कार्यक्रम में जो आज पहुंचे हैं इसके साक्षी बन रहे हैं। यह हम सबका परम सौभाग्य है। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज पूरा विश्व योग में हो रहा है। बात का कार्यक्रम योगी एवं दूरदर्शी सोच करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। सदियों से भारत की पहचान रही है। योग विज्ञान को प्रधानमंत्री ने पुनः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले भाषण में योग दिवस मनाने की जोरदार पहल की थी, जिनका 198 देशों में समर्थन किया था। हरियाणा सरकार द्वारा योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग आयोग का गठन किया। इतना ही नहीं, योग व्यायाम साधना के कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके तहत सभी गांवों शहरों की बस्तियों में योग शालाएं खोली जा रही है। तो विश्व की सबसे बड़ी पंचायत है यूनाइटेड नेशंस। ये अपना यही है। जी मैडम ने दीक्षिका को प्रज्वलित करते हुए प्यारे बच्चे और फिर से मैं चाहूँगा आपसे जोरदार तालियों के साथ अतिथियों का अभिनंदन करें और एक नारा गाँव आप सभी ने भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय अतिथियों से मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूँगा कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रतिनिधि आदरणीय संजय भट्टा जी यहाँ पहुंचे, उनका अभिनंदन है। हरियाणा सफाई आयोग के सदस्य के वाइस चेयरमैन भाई आजाद जी भी यहाँ पर पहुंचे, श्रीमान आजाद जी भी यहाँ पहुंचे, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं मुख्य अतिथि महोदय आनंद जी यहाँ से निवेदन करने जा रहा हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम से भी नियमित रूप से जुड़ जाए। मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी से अनुरोध करते हुए आए और अपने अतिथियों का अपने विभाग की ओर से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी को अवसर पर आज धन्यवाद। मैं प्यारे प्यारे बच्चों का थोड़ी कम कर प्यारे प्यारे बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जो सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के, अभी छुट्टियां चल रही होंगी मेरे ख्याल स्कूल में, सब यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर आए और जिला प्रशासन ने एक बड़ा अच्छा यहाँ पर भव्य आयोजन इंटरनेशनल योगा डे को मनाने के लिए, जो 9वां योगा डे है इंटरनेशनल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें 9 वर्ष हुए योगा करते हुए। योगा तो शायद मैं समझता हूँ कि 9000 वर्ष पहले भी होता था। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको इजाद किया था और ये सौभाग्य हिंदुस्तान को है कि हिंदुस्तान से इसकी शुरुआत हुई थी और आज दुनिया के 160 देशों के अंदर नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसकी इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया में मान्यता दिलवाई। जबकि योगा को लेकर काफी भ्रांतियां फैलाई जाती थी कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। योगा का किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं, इसका सीधा सीधा संबंध शरीर के स्वास्थ्य से है। आज बहुत ज्यादा एलोपैथी दवाइयाँ, इंजेक्शंस, दवाइयाँ, सब चीजें बहुत इजाद हो गई, लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। लेकिन योगा पद्धति से आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आज योगा दिवस में ऐसा भव्य आयोजन किया, लेकिन इसको अपने जीवन में, इसको अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। शायद हमारे में भी कमी है, मैं भी योगा रेगुलर नहीं कर पाता, लेकिन मैंने जिनको भी रेगुलर योगा करते हुए देखा है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैं जिम में जाता हूँ, जिम से भी बेटर, क्योंकि जिम की भी जो साइंस है वो योगा बेस ही है कि आपके शरीर में मैं पीछे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री जी लाइन पे आने वाले हैं और पहले मुख्यमंत्री जी का संबोधन होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा। मैं तो आप सबका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया। तो मैं आपको बता रहा था कि जिम का भी जो बेसिक साइंस है वो भी योगा है। अगर किसी के शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन जाती है
और आपका शरीर जो मसल्स, हेल्दी मसल्स हैं वो बनते हैं, जिनका भी कंसेप्ट यही है और योगा का कंसेप्ट भी यही है कि अगर आपका शरीर लचीला रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन उसमें प्रॉपर रहेगा, तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। बड़ी से बड़ी बीमारी होने से पहले जो गंदे कीटाणु होते हैं वो योगा के कारण मरते हैं। तो मेरी इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अपने जीवन में केवल ये नहीं कि हमने योगा को प्रोफेशन के रूप में लेना है या कहीं हमने उसकी परफॉर्मेंस करनी है। योगा के जो आसन है, अभी हर स्कूल के अंदर जो पीटी होती है वो भी एक तरह से योगा का आसन है। तो मैं सब बच्चों से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए मैं बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनको एड्रेस कर रहा हूँ कि आपने जरूर चाहे 10 मिनट के लिए जब भी नींद खुले पानी पीकर मुंह धोकर फ्रेश होकर आप 10 मिनट के लिए चाहे एक आसन, 2 आसन, 3 आसन योगा के रूटीन में, जैसे रूटीन में हमने हाथ ही ऐसे ऊपर कर लिया तो ये भी एक आसन ही है। आप कुछ भी शरीर को खिंचाव देंगे, स्ट्रेच करेंगे, वो भी योगा ही है। आप अगर चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे चौकड़ी मार के बैठे हैं, ये भी आसन है, ये सुख आसन है जिसमें आप बैठे हो। कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ पद्म आसन में बैठे हैं, बिल्कुल मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, तो ये भी आसन ही है। आप बिल्कुल आंखें बंद करके शरीर को ढीला छोड़ देते हो, वो भी शव आसन है। तो योग इतना आसान है, आसन करने इतने आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं यहाँ पर काफी शिक्षक भी यहाँ पर आए होंगे बच्चों के साथ, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते समय थोड़ी सी 1 मिनट के लिए लाइन अगर योगा के बारे में, खाली ये नहीं कि आज योगा दिवस है तो हमने इकट्ठे होकर योगा मनाना है, इसको अपने जीवन का अंग बनाएं, अपने जीवन में अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर जब भी टाइम लगे, और खाली पेट करेंगे सुबह सुबह तो ज्यादा फायदा मिलेगा, नहीं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो केवल इसीलिए आपके बीच में उठा था कि आपसे मेरी नमस्ते राम राम हो गए। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी 1-2 मिनट में ही लाइन पर आने वाले हैं, हम सब उनको बड़े ध्यान से सुनेंगे, प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे, फिर म्यूजिकल योगा परफॉर्मेंस देखेंगे और फिर हम खुद थोड़ी देर के लिए कुछ अलग अलग तरह के योग आसन आपको कराए जाएंगे। इनमें से जो भी आपको सूट करे, रेगुलर रूटीन में 1, 2, 3 आसन जरूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि आज इस बड़े अच्छे मौके पर उन्होंने मुझे करनाल में यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग आयोग के जो शिक्षक आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये रेगुलर दिन रात व्यायामशालाओं के अंदर वो बच्चों के हेल्थ की चिंता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। बच्चों को जो मोटिवेशन के लिए अपना शुभ संदेश दिया, उसका जरूर हमारे बच्चों पर, उनके दिलो दिमाग पर असर होगा और ये निसंदेह योगा से जुड़े रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में मीडिया साथी भी यहाँ पर पहुँचे, उनका भी प्रशासन की ओर से, अपने विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अभिनंदन करता हूँ मंच पर विराजमान योग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित पुंज जी, उनके साथ साथी डॉक्टर आदरणीय सुरेंद्र नारायण जी, सुशीला गोयल जी, नवीन जिंदल जी, बरखा जिंदल जी। मैं चाहूँगा कि इन मंच पर विराजमान सभी योग शिक्षकों को, योग विशेषज्ञों के लिए भी जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जैसा कि सांसद महोदय ने अपने संदेश में कहा कि निरंतर योगा को प्रेरित करने के लिए, योग के प्रति प्रेरित करने के लिए हम सबको हमारे करनाल जिला में निरंतर हम सबसे जुड़े रहते हैं और इन्हीं के अथक प्रयास से हमारे करनाल जिला की एक बेहतरीन बच्चे जिन्होंने नेशनल लेवल पर अवार्ड जीतकर हमारे करनाल जिला का नाम रोशन किया, इनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एक बार फिर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अन्य अतिथियों के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन स्वागत करें।
कौशल, ये ऊर्जा, ये संतुलन और ये अनुशासन देखकर वॉरियर्स इंडिया फाउंडेशन की ये टीम जिन्होंने ये प्रदर्शन आपके समक्ष किया, दिव्य सज्जनों, हम सब के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और उनके प्रेरणा और उनके निर्देश में हरियाणा ऐसा प्रदेश बना, पहला देश का, जहां आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हरियाणा योग आयोग की स्थापना हुई, पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया गया, खेलों में शामिल किया गया, हमारे जीवन का हिस्सा, वो अभिन्न हिस्सा बने, इस बात के लिए प्रेरणा सदैव माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलती है। आइए एक बार ऊर्जा और सम्मान के साथ, करें करतल ध्वनि के साथ निवेदन करें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी से, उनके प्रेरक संबोधन के लिए, उनके उस ऊर्जा के लिए जो हमें हमेशा ओतप्रोत करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। योग कर्मसु कौशलम, जैसा आज हमने अपने युवा योगियों से इस प्रदर्शन में योग करते हुए देखा है, सीखा है, वास्तव में अद्भुत इस प्रकार की इनकी साधना इनके शरीर को, मन को, बुद्धि को, सबको एक किए हुए थे। हमने छोटा एक प्रदर्शन देखा, मैं बहुत मन से इनकी सराहना करता हूं। एक बार जोर से इनके अभिनंदन में तालियां बजाएं। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के विधायक द्वय श्री प्रमोद विक जी और श्री महिपाल ढांडा जी, उपस्थित हमारे योग आयोग के अध्यक्ष श्री जयदीप आर्य जी, डॉक्टर साकेत कुमार जी, अन्य सभी आज के इस योग के प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पानीपत के नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, और मैं कहूंगा योग साधकों, आप सबने मन का एक संकल्प लिया है कि जीवन में योग को कैसे अंगीकार किया जाए। आज योग दिवस है, दुनिया भर में योग दिवस के अवसर पर ये प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन हम यहां तक सीमित नहीं है। योग व्यक्ति के लिए प्रदर्शन का कार्यक्रम ना होकर के, बल्कि जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए अपना यह प्रयत्न शुरू हुआ है। 2014 में पंडित जी आगे से हटो। अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से और इस योग विधा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, इसके पीछे केवल आज की सोच नहीं है, बल्कि हमारा इतिहास, हमारी सदियों से जो परंपराएं हैं कि शरीर को कैसे साध के रखा जाए, मन को कैसे विचारों में उसमें किस प्रकार से सात्विकता आए, बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो, तो इसलिए इन सब क्रियाओं को मिलाकर के योग नाम से संज्ञा दी गई है। योग के 8 भाग होते हैं। शरीर का व्यायाम ये केवल उसका एक हिस्सा है। जब आसन करते हैं, इसमें ध्यान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें हम कैसे अपने आप के ऊपर संयम कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हमारे जीवन में अंगीकार करने के बाद उसका फल परिणाम जब आता है, तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ करके आशा निराशा के झकझोर से बाहर निकल करके और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भाई बहनों, हमने इस योग को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में बहुत से प्रयत्न किए हैं। डायरेक्टर जनरल आयुष साकेत कुमार जी ने हमको बहुत सी बातें बताई हैं। मन में एक विचार आया है
कि हम यहीं तक सीमित न रह करके हर व्यक्ति को उसको योग प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम लोग प्रतिदिन योग करें, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे अपने जीवन का हिस्सा बना हुआ है। 25 मिनट से 45 मिनट, 1 घंटा, जो जितना ज्यादा कर सकता है उसको अवश्य करना चाहिए। मुझे एक छोटी जो कहानी याद आ रही है, एक बार एक माताजी अपने बच्चे को लेकर के एक संत के पास गए कि महाराज जी, मेरा बेटा गुड़ खाता है, आप अगर कहेंगे तो ये गुड़ छोड़ देगा। संत महाराज ने कहा कि भाई तो ऐसा करना, 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद फिर गई, महाराज ने फिर वही कहा कि हाँ अगले 7 दिन और इंतजार करो। फिर गई, तीसरी बार भी यही कहा कि 7 दिन बाद आना। जब 3 बार 7-7 दिन के बाद बुलाया तो 21 दिन बाद बच्चे को बुलाया, बेटे गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, गुड़ मत खाया करो। और उस बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। 7 दिन जब माता जी ने देख लिया कि बेटा गुड़ खाना छोड़ गया तो फिर गई, महाराज ये बताइए कि आपने पहले दिन ये कह दिया होता तो बच्चा गुड़ खाना छोड़ देता, आपने 21 दिन इंतजार क्यों करवाया? तो संत महाराज कहते हैं कि भैया जिस दिन आपने कहा उस दिन मैं गुड़ खाता था, मैंने इस 21 दिन के अभ्यास में गुड़ खाना छोड़ दिया है, इसके बाद ही मैंने बच्चे को कहा है, तब जाके प्रभाव हुआ है। मेरा कहने का भाव यह है कि योग करने कराने का प्रभाव भी तभी हम दूसरों पर डाल सकते हैं जब स्वयं योग करेंगे। हमारे मोदी जी नित्य प्रति प्रातःकाल योग करते हैं। योग से कितना उन्होंने अपने आप को साधा हुआ है, कितना कठिन परिश्रम करते हैं इस आयु में आकर के एक युवा की तरह। कल ही अमेरिका गए हैं, आज यूएनओ में योग का कार्यक्रम हो रहा है। दुनिया में घूमते हैं, दिन में रात में, क्योंकि अंतर बहुत होता है समय का। जब वापस आते हैं तो आते समय बहुत लोगों को लैंगजेट का प्रभाव पड़ता है, समय के हिसाब से उनके शरीर पर लैंगजेट का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ही भारत भूमि पर आकर के पहला ही क्षण होता तो किसी न किसी कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। तो अपने जीवन में इसका जब योग साधना का जब अभ्यास करेंगे तो हम भी, तो हमारी जो तनावपूर्ण जिंदगी है, अगर हर व्यक्ति जब कुछ सोचता विस्तारता है उसके ऊपर 10 प्रकार की जिम्मेवारियां आती हैं, तनाव बढ़ते हैं। उस तनाव को खत्म करने के लिए हमें दवाई काम नहीं आएगी। बहुत लोग चले जाते हैं डॉक्टर्स पर, तनाव हो गया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र योग विधि ऐसी है, आप प्रतिदिन जब समय मिले, अच्छा है प्रातःकाल मुहूर्त में मिले, लेकिन प्रातःकाल मुहूर्त में अभ्यास न भी बने, कभी दिन में भी कर सकते हैं, सायंकाल भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। थोड़ा पेट हल्का रहना चाहिए, उस समय योग करना चाहिए। खाते ही एकदम योग न करें, क्योंकि इसमें जो व्यायाम है, जो हमारा ये जो आसन है, ये प्रभावी ढंग से नहीं हो सकते हैं। तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि हरियाणा में बच्चा हो, बूढ़ा हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, कोई कर्मचारी हो, किसान हो, मजदूर हो, शरीर तो सबको स्वस्थ चाहिए। क्योंकि एक बार शरीर अस्वस्थ हो गया तो शरीर की क्षीणता हमारे काम में भी प्रभाव डालती है। हम बीमारी के बाद इलाज करा करके स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन लगातार स्वस्थ रहना, स्वस्थ होना में और स्वस्थ रहना में अंतर है। स्वस्थ होना यानी बीमारी के बाद हम स्वस्थ हुए, लेकिन स्वस्थ रहे माने बीमार नहीं हुए तो स्वस्थ रहे। लगातार हमको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ होना तो हमारे इलाज से, हमारे पैसे से हम करा ही पाएंगे, लेकिन लगातार स्वस्थ रहना ये जीवन में बड़ा आनंद देगा, हमारे कार्य क्षमता बढ़ेगी। हम प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत काम में, अपने नौकरी में, अपने बाकी जगह परिणाम अच्छे दे पाएंगे। वरना टाइम पास करते रहते हैं, हम परिणाम अच्छे नहीं दे पाते हैं। परिणाम अच्छा देना है तो शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, बुद्धि को तरोताजा रखना, अपना स्तर ऊंचा बढ़ाना,
ये सब तभी संभव है कि हम योग के माध्यम से शरीर की साधना करें। मुझे आज के अवसर पर आपके सामने इतनी बात रखनी थी। अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, तो शायद पहले कार्यक्रम नहीं था, लेकिन योग के लिए अपना जैसे ये कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे गुरुग्राम में भी कार्यक्रम शुरू हुआ है। वो वहां पहुंच गए हैं और गुरुग्राम में ऐसे ही 5000-6000 लोगों के बीच में अपना योग कर रहे हैं। अपने जो प्रभारी हैं विप्लव देव जी, वो भी इस समय फरीदाबाद पहुंच गए हैं। सभी जितने भी ऐसे प्रमुख लोग हैं किसी न किसी स्थान पर योग कर रहे हैं। अपने जो सांसद हैं संजय भाटिया जी, वो इस समय करनाल में वो योग के कार्यक्रम में, वहां जिला स्तरीय योग कार्यक्रम है उसमें वहां शामिल हो रहे हैं। इसलिए सभी प्रमुख लोग, आज तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा जागरूक नागरिक वैसा नहीं होगा कि इस योग के कार्यक्रम में वहां न पहुंचा होगा। सब लगे हैं। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को, क्योंकि प्रारंभ में यदि हम योग की आदत डालेंगे, उनके शिक्षा संस्थानों में भी, अगर सरकारी स्कूल है तो हम सप्ताह में एक बार उनका अभ्यास कराने का कार्यक्रम किया हुआ है। पाठ्यक्रम भी अपने योग से उसमें योग डाला हुआ है। ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों में मैंने आग्रह किया है कि वो योग का अभ्यास जरूर कराएं, योग को पाठ्यक्रम में डालें। शरीर स्वस्थ है तो हमेशा व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उनको स्वस्थ रहने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपने अपने मन से, वचन से और कर्म से योग के क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ने की सदैव प्रेरणा दी है और आज आपकी उपस्थिति से हम सभी अभिभूत हैं। दिव्य सज्जनों, जैसे कि आप जानते हैं कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जबलपुर मध्य प्रदेश को उन्होंने स्थान दिया अपने देश आज उपस्थित है। सामने सभी मंत्रीगण, सांसदगण और आप सभी का मैं दिल की गहराई से आप सबका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान राजेश कुलर जी, योग दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र राज्य महासभा में अपने भाषण के दौरान योग दिवस के विचार का प्रस्ताव रखा था। संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका सहित यह बताया गया कि 180 से अधिक देशों में आज योगा का कार्यक्रम चल रहा है। योग की सार्वभौमिक मान्यता और बढ़ती लोकप्रियता के साथ संयुक्त राष्ट्र के 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री श्री वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग ले रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब शामिल होंगे। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है। प्रार्थना के साथ में करेंगे। आप सभी से निवेदन कि आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। 3 बार सभी एक साथ ओम का दिव्य उच्चारण करेंगे।
एक गहरा सांस भरें। प्रार्थना मंत्र को मेरे पीछे दोहराएंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानताम् देवा यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते संजानना उपासते। आंखें बंद ही रखें। इस प्रार्थना का भावार्थ था कि हम सब मिलकर चलें, हम सब मिलकर परस्पर प्रेम से बोले, हम सबके मन एक समान हो जाएं और अपने पूर्वजों के भांति ही हम सज्जन गुणों को, देवत्व गुणों को धारण करें और उपासना योग्य बने। ऐसा इस प्रार्थना का भावार्थ। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षण कर लें। हथेलियों में थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न हो गई होगी। इन्हें अपनी आंखों पर कोमलता से रख लें। हथेली से आंखों को ढक लें। बंद हथेली के नीचे अपनी आंखों को खोलें। कुछ देर इस अंधेरे में देखने का प्रयास। धीरे धीरे हथेली को दूर करते हुए पहले हथेली की रेखाओं को देखें। जब हथेली की रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखने लगे तो अपने चेहरे पर, गर्दन पर हाथों को फेर दें। आज के इस प्रोटोकॉल अभ्यास में हमें एक विशेष ध्यान रखना है। योग में जितने भी अभ्यास हैं उन सभी अभ्यासों में हमें अपने शरीर पर अपनी पूरी चेतना रखनी होती है और प्रत्येक अभ्यास में श्वास के क्रम को फॉलो करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में और योग में यही अंतर है कि योग में प्रत्येक क्रिया श्वास के साथ में बिना श्वास चढ़ाए धीमे धीमे की जाती है, जिससे ऊर्जा का क्षरण ना हो। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। समस्थिति में खड़े होकर सभी अपने पैरों के मध्य 5 से 10 इंच का अंतर बना लें। दोनों हाथ की हथेलियां दाएं बाएं, बाजू दाएं बाएं रहेंगी। अंगूठे उंगलियां मिले रहेंगे, एकदम सीधे, गर्दन सीधी, आंखें स्थिर। एक तैयारी की स्थिति। दोनों पैरों पर अपने शरीर का वजन महसूस करें। गर्दन सीधी, ये समस्थिति कहलाएगी। सर्वप्रथम हम सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे। प्रोटोकॉल में जो अभ्यास किए गए हैं ये अभ्यास इसलिए हैं कि आप इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में अपनाएं और इनका अभ्यास केवल 2-2 बार और 1-1 बार ही है। सूक्ष्म व्यायाम 2-2 बार है और आसन 1-1 बार है। लेकिन जब हम सामान्य जीवन में इन अभ्यासों को करें तो इनको हम 5 से 10 बार दोहराएं। अभी हम करेंगे ग्रीवा चालन के अभ्यास। ग्रीवा चालन के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर ले आएं, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब श्वास भरते हुए
गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे गर्दन को आगे ले आए और अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप में लगा दें। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास खाली करते हुए गर्दन को आगे ले आए। अब श्वास भरते हुए गर्दन सीधी कर दें। अब हम करेंगे दाएं कान को दाएं कंधे पर लगाने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी कर दें। श्वास खाली करते हुए बायां कान बाएं कंधे की तरफ अपने सामर्थ्य अनुसार ही करें। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। एक बार और इस चक्र को दोहराएंगे। श्वास खाली करते हुए दायां कान दाएं कंधे की तरफ। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। श्वास खाली करते हुए बायां कान बाएं कंधे की तरफ और श्वास भरते हुए गर्दन सीधी कर दें। अब हम देखेंगे दाएं कंधे के पीछे। श्वास खाली करते हुए गर्दन घुमाते हुए राइट शोल्डर के पीछे देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कर दें। श्वास खाली करते हुए बाएं कंधे के पीछे देखने का प्रयास। बाएं तरफ गर्दन को घुमाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा कर दें। एक बार और दोहराएंगे। श्वास खाली करते हुए देखिए राइट शोल्डर के पीछे रेचक। श्वास खाली करना रेचक कहलाता है। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। पूरक पूरक होता है श्वास भरना। श्वास खाली करते हुए बाएं कंधे के पीछे। इनहेल अपनी गर्दन सीधी कर दें। अब हम ग्रीवा चालन का अभ्यास करेंगे। श्वास खाली करते हुए गर्दन आगे कर दें। अब श्वास भरते हुए दाईं तरफ से गर्दन घुमाते हुए पीछे ले जाएं। श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ से घुमाते हुए गर्दन आगे ले आएं। एक चक्र और दोहराएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। धीमे धीमे करेंगे श्वास के साथ और श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ से गर्दन आगे ले आएं। अब श्वास भरते हुए गर्दन सीधी कर दें। अभी हमने दाईं तरफ से गर्दन को घुमाया था, अब बाईं तरफ से घुमाएंगे। श्वास खाली करते हुए गर्दन आगे कर दें। श्वास भरते हुए बाईं तरफ से गर्दन पीछे ले जाएं। श्वास खाली करते हुए दाईं तरफ से गर्दन आगे ले आएं। एक चक्र और। श्वास भरते हुए बाईं तरफ से गर्दन पीछे। श्वास खाली करते हुए गर्दन दाईं तरफ से आगे। अब श्वास भरते हुए गर्दन सीधी कर दें। ये थी ग्रीवा चालन के अभ्यास। अब अपने श्वासों को थोड़ा कम करेंगे। 2 से 3 गहरे श्वास। आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या बहुत होने लगी। अगर इस अभ्यास को नित्य प्रति आप 5 से 10 बार करेंगे सुबह शाम तो गर्दन के दर्द की समस्या होगी ही नहीं। कोरोना काल में बच्चों ने मोबाइल का प्रयोग बहुत किया। जितने भी बच्चे हैं उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम आने लगी, इसलिए बच्चों ने अभ्यास को जरूर करना। अगला अभ्यास है स्तन खिंचाव। उसके लिए पहले समस्थिति में आए। दोनों हाथ नीचे ले आए। समस्थिति। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से उठाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। अब सिर से ऊपर सीधा उठा दें। हथेलियों पर बाहर की तरफ रहे, अंदर की तरफ नहीं। हथेलियां बाहर की तरफ। आसन की अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य कर लेते हैं। श्वास को रोके मत रखना। श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना। एक गहरा श्वास भरेंगे। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे ले आए। पुनः समस्थिति में। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से उठाते हुए सिर से ऊपर कर दें। कोहनियां सीधी कर दें। हथेली को खिंचा बाहर की तरफ रखें। फ्रोजन शोल्डर की समस्या, उस समस्या के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आपको 2 से 3 बार ही करना है। एक गहरा श्वास भरें। खाली करते हुए दोनों हाथों को बगल से नीचे ले आए।
अगला अभ्यास है स्कंद चालन। स्कंद चालन के लिए दोनों हाथों को पुनः श्वास भरते हुए कंधे के समानांतर बगल से उठाएंगे। हथेली का रुख आकाश की ओर कर दें। श्वास खाली करते हुए कोहनी से हाथों को मोड़ते हुए हाथों को कंधों पर रखें। कोहनियां सामने की ओर ले आए, परस्पर मिला दें। अब श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे कोहनियों को, कंधों को पूरा बुलाएंगे घुमाते हुए। हर बार कोहनी को भी मिलाना है। श्वास खाली करते हुए नीचे ले आए, कोहनी को सामने मिलाएं। एक चक्र और करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए पीछे से नीचे। अब इसका विपरीत कर्म करेंगे, कोहनी को सामने की ओर मिला दें, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए नीचे से ऊपर, श्वास खाली करते हुए फिर नीचे, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर और श्वास खाली करते हुए दोनों कोहनियों को कंधे के सामने मिला दें। श्वास भरते हुए कोहनियों को कंधे के दाएं बाएं खोलें, दोनों हाथों को भी खोल दें। हथेली का रुख जमीन की तरफ करें। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे, समस्थिति। अगला अभ्यास है कटी चालन। कमर में दर्द की समस्या आजकल बहुत होने लगी। अगर हम कमर का अभ्यास करेंगे तो कमर में दर्द नहीं रहता। दोनों पैरों के मध्य कंधे जितना अंतर बना लें, जितने आपके कंधे जोड़े हैं उतना अंतर बना लें दोनों पैरों में। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के समानांतर उठाएं। अब श्वास खाली करते हुए दाईं तरफ पहले घूमेंगे, दाईं तरफ, राइट साइड। कोशिश करें कि 180 डिग्री का कोण बन जाए और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास खाली करते हुए दाईं तरफ, श्वास भरते हुए सीधे, श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ और श्वास भरते हुए सीधे। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ समस्थिति में नीचे ले आए। अगला अभ्यास है घुटना संचालन। उत्कट आसन भी इसे कहा जाता है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं। हथेली का रुख जमीन की तरफ रखें। अब आपने कमर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए अपने सामर्थ्य अनुसार ही बैठने का प्रयास करना है, जैसे आपको कुर्सी मिली हुई है। इसको कुर्सी आसन भी कहते हैं। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। एक बार पुनः दोहराएंगे। श्वास खाली करते हुए फिर से बैठने का प्रयास थोड़ा। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। श्वास खाली करते हुए हाथ नीचे, समस्थिति। ये थे सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास। देखने में बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन बड़ा धीमे धीमे आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो सही रहे, अलाइन करने में बहुत ही कारगर। अब हम करेंगे योगासन और उनमें बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है आसन, ताड़ आसन। हाइट बढ़ाने में, शरीर के संतुलन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाएं। धीरे धीरे, जल्दबाजी में, कंधे के समानांतर। दोनों उंगलियों को परस्पर मिला लें। हथेली का रुख सामने की ओर कर दें और गहरा श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को सिर से ऊपर ले जाएं। अब अपनी एड़ियों को उठाएं और अपने पंजों पर बैलेंस बनाने का प्रयास करें। ताड़ आसन। इस आसन में हमारी शरीर स्थिति एक ताड़ के वृक्ष के समान हो जाती है। श्वास संभल के, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, ब्रीदिंग नॉर्मल। एक गहरा श्वास लें। श्वास खाली करते हुए पहले एड़ियां नीचे और दोनों हाथों को बगल से नीचे ले आए, दाएं बाएं से, समस्थिति। एक से दो गहरे श्वास, गहरा श्वास भीतर भरें। पूरे अभ्यास के दौरान, योग के अभ्यास के दौरान हमें अपने पांव के अंगूठे से सिर की चोटी तक अपने शरीर का ध्यान रखना है। आती जाती श्वास का ध्यान रखना है। किसी और विषय के बारे में नहीं सोचना। वो तब योग कहलाता है।
अगला अभ्यास है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपने बाएं पैर पर संतुलन बनाएं और दाएं पांव को घुटने से मोड़ते हुए उसके पंजे को, एड़ी को जंघा के मूल स्थान में लगाने का प्रयास करें। जिन लोगों से बैलेंस ना बने वो खाली अपने दोनों हाथ को सांस भरते हुए बगल से ऊपर ले जाएं, हथेलियों को परस्पर मिला दें, कोहनियों को सीधा कर दें। यथासंभव रुकने का प्रयास करें। ना रुका जाए तो केवल हाथों को मिलाकर खड़े हो जाएं, वो भी वृक्ष की स्थिति रहेगी। श्वास को सामान्य रखें, एक गहरा श्वास भरें और खाली करते हुए दोनों हाथ बगल से नीचे और पैर को भी भूमि पर रख दें। इस पांव हमने इस बार अपने दाएं पांव से किया था, इसी अभ्यास को बाएं पांव से करेंगे। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए जंघा के मूल स्थान पर लगाएं। दोनों हाथों को सांस भरते हुए बगल से ऊपर ले जाएं, सिर के ऊपर प्रणाम मुद्रा। अपनी दृष्टि को एकाग्र रखें, श्वासों को स्तंभ रखें। एक गहरा श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ बगल से नीचे, पैर को भी भूमि पर रख दें। 1 से 2 गहरे श्वास। यह अभ्यास संतुलन बढ़ाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक, हमारे पैरों की शक्ति विकास में इससे होती है। अगला अभ्यास है पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं सामने से, सांस खाली करते हुए कमर के नीचे भाग से झुकते जाएंगे सामने की ओर। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही झुकें, जितना आपका शरीर अलाउड करता है, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। घुटने सीधे रखने का प्रयास रखें, श्वासें सम रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, अभ्यास में बने रहें। आसन की अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य रखते हैं। श्वास को पूरा खाली करें और गहरा श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर हो जाएं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे और बगल से दाएं बाएं से दोनों हाथों को श्वास खाली करते हुए नीचे ले आए। अगला अभ्यास है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के लिए अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे सपोर्ट देंगे, हथेली कमर पर आए, उंगलियां नितंब पर आए। दोनों पैरों के बीच में अंतर रखें, पैर मिलाकर मत रखना, नहीं साधक अगर पैर मिलाएंगे तो गिरने की संभावना रहेगी। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे, धीरे धीरे कमर को भी पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास, घुटनों को सीधा रखें, सामर्थ्य अनुसार ही करें। श्वासों को सम रखें, एक गहरा श्वास भरें और खाली करते हुए सीधे हो जाएं। ये था अर्धचक्रासन। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन का अभ्यास। सब स्थिति में आए पहले, श्वासों को सम करें, 1 से 2 गहरे श्वास। अब अपने दोनों पांव के मध्य 3 फीट का अंतर बनाएं। त्रिकोण आसन, इसमें जो आसन की अंतिम स्थिति है वो एक त्रिकोण के हिसाब से होती है, इसलिए इसको त्रिकोण बोला गया, त्रिकोण आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ बगल से उठाते हुए कंधे के समानांतर दाएं बाएं उठा देंगे। हथेली का रुख सामने की ओर कर दें। दाएं पंजे को दाईं तरफ कर दें, दाएं पंजे का रुख दाईं तरफ। अब अपने हाथों को 180 डिग्री पर ही रखेंगे, श्वास खाली करते हुए दाएं तरफ झुकते हुए आपका दाएं हाथ जितने नीचे आ पाए, दोनों घुटनों को बिना मोड़े उठा ले आए। बाएं हाथ की हथेली देखने का प्रयास, गर्दन घुमाते हुए बाएं हाथ की हथेली देखेंगे। यह अभ्यास है त्रिकोणासन। श्वास को सम रखेंगे, श्वास भरें, खाली करें, एक गहरा श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं, पंजे को सीधा कर दें। अब बायां पंजा बाईं तरफ कर दें। अब श्वास खाली करते हुए झुकेंगे बाईं तरफ, घुटनों को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को 180 डिग्री पर रखते हुए। अब दाएं हाथ की हथेली को गर्दन घुमाते हुए देखने का प्रयास, हाथ की हथेली की मध्यमा अंगुली पर नजर जाए। एक गहरा श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सीधा करेंगे, पैर के पंजे को सीधा कर दें, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ की हथेलियां नीचे, पैरों को भी समस्थिति में ले आए। अब सभी अपने अपने स्थान पर
दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला दें। थोड़ा पैर थक गए होंगे, दोनों पैरों को थोड़ा हिला लें। दोनों पैरों के पंजों को थोड़ा हिला लें, दाएं बाएं। अब अपने पैर के पंजों को सामने की ओर दबाएं, पैर के पंजों को पीछे की ओर दबाएं, अपनी तरफ इतने जोर से उनको पीछे की तरफ दबाएं कि आपकी जो पैर की एड़ियां हैं वो ऊपर हवा में उठ जाएं। काफ मसल नीचे टच रहेंगे, घुटनों को नीचे दबाना है, पंजों को इतनी ताकत से पीछे खींचें कि एड़ियां ऊपर उठ जाएं। कि घुटनों में दर्द आजकल होने लगा बहुत। 30 साल के 35 साल के लोगों को भी घुटनों में दर्द होने लगा, पहले 60 साल में होता था। अगर इस अभ्यास को करोगे तो घुटनों में दर्द नहीं होगा। एक बार पंजों को सामने दबा दें, थोड़े दबाव से दबाना है, सांसों को सम रखना है, पिंडलियां जंघा टाइट हो जाए, काफ मसल तो थाई मसल को पूरा टाइट कर लेंगे। इसका विपरीत करेंगे, पंजों को अपनी ओर खींचें, घुटनों को नीचे दबाएं, एड़ियां हवा में उठ जाएं, इनकी थोड़ी ताकत से लगाएं। मुझे याद है संजय प्रसाद जी ने बताया था कि इस अभ्यास से उनके घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। थोड़ा बहुत दर्द अगर होता भी है तो इस अभ्यास को 5 से 10 बार कर लेते हैं, उनका ठीक हो जाता है एकदम। एक बार फिर से सामने दबा दें, पीछे। अब अपने दोनों पैर के पंजों को गोलाई में चलाएंगे, पंजों को गोलाई में चला लें, पंजों को विपरीत क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में 3-3 बार चलाएंगे, दोनों पैरों को हिलाते हुए। अब करेंगे भद्रासन। भद्रासन में दोनों पैरों के तलवों को मिला लें, दोनों पैरों के तलवे मिलाते हुए, दोनों हाथों की हथेलियों से ग्रिप बनाते हुए एडी को जंघाओं के मूल में लगाने का प्रयास। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दोनों घुटनों को नीचे की तरफ दबाने का प्रयास कि दोनों घुटने दाएं बाएं भूमि पर स्पर्श हो जाएं। गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, एड़ियां मूल भाग की तरफ लगी हुई, घुटनों को भूमि पर लगाने का प्रयास, भद्रासन। यह अभ्यास आपके ग्रंथ मसल में, पेरिनियम रीजन में थोड़ा खिंचाव करता हुआ अपने सामर्थ्य के हिसाब से करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब इसी में अपने चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लाएं, क्योंकि कुछ लोग अपने घुटनों को चला रहे हैं, भद्रासन में घुटनों को चलाते नहीं है, लेकिन तितली आसन जो होता है उसमें घुटनों को हिला लेते हैं। तो थोड़ा मंद मंद मुस्कान के साथ अपने घुटनों को ऊपर नीचे कर लें, मंद मंद मुस्कान, चेहरे पर एक स्माइल बनी रहे, गंभीरता नहीं, एक स्माइल के साथ में। और कुछ लोग अगर हंसना चाहें तो थोड़ा फूल खिलाकर हंस भी लेंगे, जोर से थोड़ा और खिलाकर, एक बार और, बहुत बढ़िया। अब अपने दोनों हाथों की ग्रिप को खोलते हुए चेहरे पर इस मुस्कान को रखते हुए दोनों पैरों को सीधा कर देंगे कोणा दंडासन में। सांसों को सम रखें, अपनी सांसों पर ध्यान ले आए, पुनः से सांसों को सम करते हुए अगला अभ्यास है वज्रासन। वज्रासन के लिए अपने दोनों पैर को मोड़ते हुए उन पर बैठने का प्रयास करेंगे घुटनों से। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो ना लगाएं, वो सुखासन में बैठे रहें, और जो लगा सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार वो घुटना मोड़कर बैठेंगे। पीछे से पैर के अंगूठे मिले, एड़ियां खुली, एक वी अक्षर बन जाए, जैसे वी की शेप होती है, अंगूठे मिले, एड़ियां खुली, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख दें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर दें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। यह आसन है वज्रासन। एशियन कंट्रीज में इस आसन में ही भोजन को करते हैं, यह आसन लगाकर करते हैं। ऐसा करने
का कारण कि इससे भोजन पचता है, हमें पाचन शक्ति मजबूत होती है। तो इसलिए थाईलैंड में, मलेशिया में, हांगकांग में, चाइना में, जापान में, कोरिया में लोग इसी अभ्यास के अंदर बैठकर भोजन करते हैं। खाने के बाद भी किया जा सकता है, खाना खाते हुए भी किया जा सकता है। यह आसन वज्रासन। और हमारे मुस्लिम भाई इस आसन में बैठकर नमाज भी पढ़ते हैं। अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए सभी अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों के मध्य 5 से 10 इंच का अंतर कर लें। दोनों घुटनों के मध्य 5 से 10 इंच का अंतर कर लें। दोनों हाथ की हथेलियों को कमर पर प्लेस करेंगे। हथेली कमर पर, उंगलियां नितंब पर, हिप पर आ जाएं। अब पूरे संतुलन के साथ पहले सांस भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाएं। फिर कमर पे अगर हल्का सा आप पीछे उसको बेंड कर सकते हैं तो कर लें। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। यथाशक्ति रोकने का प्रयास। एक गहरा सांस भरें और खाली करते हुए सीधे हो जाए। ये था अर्ध उष्ट्रासन। अब उष्ट्रासन में दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजे पर रखा जाता है, लेकिन जो लोग नित्य साधक नहीं है वो इसी अभ्यास को दोबारा कर लेंगे। कमर पर ही हाथ रखेंगे। बाकी जो बच्चे अपने पैर के पंजे पे हाथ रखेंगे, पैर के पंजों पर हाथ रख लें। एक बार मंच पर भी देख सकते हैं। और सांस भरते हुए गर्दन को पीछे करते हुए सामर्थ्य अनुसार ही करें। एक गहरा सांस भरें और खाली करते हुए धीरे धीरे सीधे हो जाएं। बहुत ही अच्छा आसन लगाया हमारे डिसीजन में। अब सभी पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। अगला अभ्यास है शशक आसन। शशक आसन के लिए अपने दोनों घुटनों को थोड़ा खोल लें। कम से कम 1-1.5 फीट का फासला बन जाए दोनों घुटनों में। दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों घुटनों के मध्य रखें। अब सांस खाली करते हुए हथेलियों को आगे सरकाते हुए अपनी चिन को, ठोड़ी को भूमि पर स्पर्श करना है। शशक का मतलब होता है खरगोश। श्वास को सम रखें। श्वास सामान्य, श्वास रोकना नहीं है। चिन को भूमि पर स्पर्श करना है। खरगोश के समान शरीर में फुर्ती लाने वाला अभ्यास शशक आसन। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे हथेली को वापस लाते हुए कमर को सीधा कर दें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर दें, गर्दन सीधी। ऐसे ही पैर के घुटनों को खोल के रखेंगे। अब करेंगे हम अगला अभ्यास उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए पहले सांस को सम करें। अब अपना दायां हाथ उठाते हुए उसे बाएं कंधे के पीछे रख दें और बायां हाथ उठाते हुए उसे दाएं कंधे के पीछे रख दें। कंधों में थोड़ा खिंचाव आए, कोहनियों को थोड़ा पीछे की ओर खींच दें। गर्दन को सीधा रखें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। श्वासों पर ध्यान लगाएं। शरीर में हो रहे खिंचाव को महसूस करें। रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ थोरेसिक रीजन में पेन आता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 to C7 और थोरेसिक वर्टिब्रा T1 to T12। इन सब वर्टिब्रास के अंदर में हल्का सा खिंचाव आएगा और यहाँ के हिस्से को स्वस्थ करता हुआ, आंदोलित करता हुआ यह अभ्यास उत्तान मंडूक का होता है। एक मेंढक जिसने अपनी दोनों टांगे उठा रखी हो, दो टांगों पर पहले सब दो टांगे उठा ली, उत्तान मंडूक। तो मेंढक जैसी फुर्ती देने वाला आसन। अब अपने पहले दाएं हाथ को सीधा करें, फिर बाएं हाथ को सीधा करें। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए। अब अपने घुटनों को क्रम से खोलते हुए, दाएं बाएं से खोलते हुए सीधा कर दें। पुनः दंडासन में आ जाएं। दोनों पैरों को सामने करके थोड़ा हिला दें। पैरों में थोड़ा दर्द होने लगा होगा। देखिए हमारे शरीर में रक्त तो वही रहता है, उस रक्त के परिसंचरण को कहां भेजना है, श्वास का क्रम कैसे रखना है, यही योग में किया जाता है। श्वासों को सम रखा जाता है,
शरीर की क्रियाओं का व्यायाम किया जाता है। कैलोरी को अधिक ना खर्च करके कम ऊर्जा खर्च करते हुए अधिक फायदा करते हुए और अपनी जागरूकता को बढ़ाते हुए योग होता है। पैर के पंजों को आगे पीछे हिला लें, पंजों को गोलाई में घुमा लें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब दंडासन में आते हैं पूरा। दोनों पैर की एड़ी मिली, अंगूठे मिले, घुटने मिले, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, उंगलियों का रुख आगे की तरफ, हथेलियां परस्पर मिली हुई बगल में। करेंगे वक्र आसन। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को बाएं घुटने के पास ले आए। अब अपने दाएं हाथ को कमर के पीछे भूमि पर रखें। अब बाएं हाथ को घुमाते हुए घुटने के ऊपर से हो सके तो टकना पड़ने का प्रयास करें। गर्दन घुमाते हुए देखेंगे दाएं कंधे के पीछे। वक्र आसन। यह अभ्यास मधुमेह के रोगियों के लिए, स्प्लीन के रोगियों के लिए, प्लीहा रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। वक्र आसन। सांस को समझी रखें, सांस को खाली कर दें और भरते हुए गर्दन सीधी, हाथ को सीधा कर दें, घुटना सामने कर दें, सीधा कर दें। इसी अभ्यास को बाएं पांव से भी दोहराएंगे। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें। बाएं हाथ की हथेली को कमर के पीछे भूमि पर रख दें। दाएं हाथ को घुमाते हुए घुटने के ऊपर से गर्दन घुमाते हुए देखेंगे बाएं कंधे के पीछे। बहुत ही सुंदर अभ्यास का प्रदर्शन। अपनी श्वासों को संभल के आती जाती श्वास पर ध्यान रखें। श्वास को खाली कर दें। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, पैर को सीधा कर दें, गर्दन सीधी। पुनः दंडासन। अब सभी अपने पेट के बल लेटेंगे। सिर मंच की तरफ रहेगा, पैर पीछे की तरफ। लेटेंगे मकर आसन में। पहले बाएं हाथ की हथेली रखेंगे, फिर उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली, उसके ऊपर अपना फोरहेड रख दें। फोरहेड, चिन, कनपटी, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लें। पीछे से पैर की एड़ी मिली, अंगूठे खुले। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आए। आंखें कोमलता से बंद रखें। नाभि में आते हुए जाते हुए श्वास को महसूस करें। योग सजगता को बढ़ाने का अभ्यास है। योग चेतना को अंतर्मुखी करने का अभ्यास है। योग यह जानने का अभ्यास है कि शरीर से परे, मन से परे, इंद्रियों से परे, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे मैं कौन हूं, इसको जानने का नाम योग है। स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना ही योग है। उसको जानने की विधा दी हमारे ऋषियों मनीषियों ने। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है भुजंगासन। उसके लिए तैयारी की स्थिति। दोनों पैरों की एड़ियां मिला लें, अंगूठे मिला लें। दोनों हाथों की हथेलियों को कंधों के नीचे दाएं बाएं रख लें, छाती के दाएं बाएं। कोहनियों को भूमि पर स्पर्श कर लें। कोहनी भी भूमि पर स्पर्श रहे, हथेली भी, कोहनी भी भूमि पर ही स्पर्श रहे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं, छाती को ऊपर उठाते जाएं। केवल नाभि का ऊपर का हिस्सा ही हमने उठाना है और ज्यादा नहीं उठाना। कोहनी को, हथेली को भूमि पर स्पर्श रखना है। कोहनी, हथेली भूमि पर स्पर्श रखें। श्वास को सम रखें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। अभ्यास में बने रहें। आपको कमर के निचले हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। हमारे लंबर रीजन पर यह अभ्यास खिंचाव करता है, वहां को स्वस्थ करता है, वहां पर रक्त का प्रवाह बढ़ाता है। एक गहरा श्वास भरें।
सांस खाली करते हुए चिन को भूमि पर ले आए। अब पुनः से हथेली को छाती के दाएं बाएं में कर ले, थोड़ा पीछे की तरफ हथेलियां आ जाएंगी कंधों के नीचे। इस बार हम कोहनियों को सीधा कर देंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने गर्दन को उठाते हुए छाती को ऊपर उठा दें, नाभि तक का हिस्सा पूरा ऊपर उठा दें, गर्दन को पीछे ले जाएं, कंधों को पीछे करें, गर्दन पीछे, कंधे पीछे, दृष्टि एकाग्र, श्वास सामान्य। इस अभ्यास में बने रहें, अपनी श्वासों को सम करें। भुजंग आसन, इसमें हमारे शरीर की स्थिति एक सांप की भांति, जैसे कोबरा स्नेक होता है, उसने अपना फन फैलाया हो, इस प्रकार से हो जाती है। और उसी तरह से ये हमारे सारे विष को हर लेता है, जिस तरह से हमारी कमर में दर्द हो रहा हो तो उसको हरता है। एक गहरा सांस भरें, खाली करते हुए धीरे धीरे गर्दन को वापस ले आए। मकर आसन में विश्राम की स्थिति में आएंगे। बाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, अपनी चेन को रख दें, आंखें को से बंद कर दें। दोनों पैर की एड़ी पीछे से खुली, एड़ी भीतर, पंजे बाहर, दोनों एड़ियों में 1 से 1.5 फीट का फासला। श्वासें सम, आती जाती श्वास का ध्यान। अगला अभ्यास, योग में एक आसन से दूसरे आसन में जाने में 2 से 3 गहरे श्वास कर लेते हैं, ताकि अभ्यास के प्रभाव के कारण श्वास में, शरीर में थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन सामान्य हो जाए, रक्त का प्रवाह सामान्य हो जाए, अंग विशेष में कोई खिंचाव आया हो वो भी सामान्य हो जाए, और सजगता हमारे शरीर के प्रति बढ़े, फिजिकल बॉडी के प्रति और बढ़े। जब योगी अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसे अपने शरीर के बारे में पता चलता है। स्वामी राम ने अमेरिका में 1960s के अंदर में ये प्रयोग करके दिखाए। जब विदेशियों ने उन्हें चैलेंज किया कि हमने ग्रंथों में बहुत पढ़ा है लेकिन क्या होता है, तो स्वामी राम ने उसका प्रदर्शन किया। सारे वैज्ञानिकों ने उनके टेस्ट किए, उन्होंने दिखाया किस तरह से रक्त प्रवाह बंद हुआ, किस तरह से हृदय बंद हुआ, किस तरह से ब्रेन बंद हुआ। तो उनको ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया और उन्होंने पुनः वापस जीवित होकर दिखाया किस तरह से कर्म से चेतना है। और उन्होंने एक एक वाक्य बताया किस प्रकार से हुआ, लिविंग विद हिमालयन मास्टर में। और ये सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, एक भी चीज उसमें छूटी नहीं हुई। विदेश में हुआ ये प्रयोग जिसमें शरीर के अंदर पूरा अभ्यास दिखाया। तो योग है भीतर में अपने शरीर को जानना, शरीर से परे 7 शरीर और हैं, उन शरीरों से परे अपनी आत्मा को जानना योग है। अगला अभ्यास करेंगे शलभासन। शलभ का अर्थ होता है टिड्डी। जिस प्रकार से टिड्डी देखी होगी आपने, उसकी टांगें पिछली उठी रहती है, उसी तरह से इस अभ्यास में ये क्रिया रहेगी। दोनों पैरों को मिला दें, एड़ी मिली, अंगूठे मिले, घुटने मिले, दोनों हाथ की हथेलियों को जंघाओं के पास ले जाएं, हथेली का रुख जंघा के नीचे कर दें। हथेली का रुख अपनी हथेलियों को जंघाओं के नीचे प्लेस करें, थोड़ा कमर को उठाते हुए जंघाओं के नीचे प्लेस कर दें। जिनको कमर में दर्द है एक एक पांव से करेंगे, बाकी सभी दोनों पांवों को एक साथ उठाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठा लें, घुटने सीधे रखें, चिन्ह भूमि पर भी रखें, श्वास को सम रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, इस अभ्यास में बने रहें। शलभासन, एक गहरा श्वास भरें, खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को नीचे कर दें। पुनः से मकरासन में आ जाएं और अब करवट लेते हुए, बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे, सुपाइन पोस्चर। अभी हमने प्रोलाइन में किए थे, अब सुपाइन में आ जाएंगे। शवासन, जो पीठ के बल पोस्चर किए जाते हैं उनमें विश्रामात्मक आसन है शवासन। शवासन के लिए दोनों पैरों की एड़ियों के भीतर 1 से 1.5 फीट का फासला, एड़ी भीतर पंजे बाहर, दोनों हाथों की शरीर से दूरी 15 से 20 इंच, हथेली का रुख आकाश की तरफ, अंगूठे उंगलियां थोड़े मुड़े हुए, गर्दन सीधी या दाएं बाएं सुविधानुसार कर लें, आंखें कोमलता से बंद रखें, आती जाती श्वास पर ध्यान दें। यह है शवासन। सबसे सरल और सबसे कठिन आसन है शवासन।
आंखें को बंद ही रखना है, आती जाती श्वास पर ध्यान। शरीर एकदम ढीला शिथिल तनाव रहे, पूरे शरीर में किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं। मन ही मन अपने शरीर को बोले, मन को बोले, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांत शांत शांत। लेटकर जो अभ्यास किए जाते हैं, प्रत्येक अभ्यास के बीच में इसी अभ्यास को करते हैं, शवासन को। दिखने में बहुत ही सरल, लेकिन उतना ही मुश्किल, क्योंकि शव के समान बनना होता है। महर्षि रमन ने इस एक आसन को ही साधा और इसी आसन के अंदर में वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए, आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। वो लेट जाते थे जब छोटे बच्चे थे, तब इसी आसन में लेट जाते थे और इसी अभ्यास को करते करते उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। ये श्वास ही है जिसके कारण है हमारा जीवन। लेटकर किए जाने वाले आसनों में पहला आसन है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए तैयारी की स्थिति, दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथ के हथेली शरीर के साथ सटा लें, हथेली का रुख जमीन की तरफ, एड़ी अंगूठे घुटने मिले हुए, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के साथ लगाने का प्रयास। दोनों हथेलियों को नीचे ही रखें, दाएं बाएं। चाहो तो थोड़ा पंजों में अंतर बना लें, पैर के पंजों में 10 से 15 इंच का अंतर, घुटनों में 10 से 15 इंच का अंतर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए कमर को उठाते जाएं, निचले भाग को कमर को उठाएंगे, निचले भाग से पेट ऊपर जाएगा, निचले भाग से कमर को उठाएंगे। आसन की अंतिम स्थिति में श्वास को सामान्य कर दें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, अभ्यास में बने रहें। इसमें सारा जो वजन है वो हमारे कंधों पर आ जाता है, इसलिए इसे कहीं कंधार आसन भी कहा जाता है। उस सेतु जैसी स्थिति बन गई हमारे शरीर की, जैसे ब्रिज होता है, हाफ ब्रिज, वैसी स्थिति रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। एक गहरा सांस भरें, खाली करते हुए धीरे धीरे कमर को भूमि पर रखते हैं, दोनों पैरों को सीधा कर दें। 1 से 2 गहरे श्वास। अब अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हथेलियां दाएं बाएं हथेली पर जमीन की तरफ। जिनको कमर में दर्द है, एक एक पांव को 30 डिग्री पर उठाएंगे, बाकी सभी दोनों पांव को 30 डिग्री पे उठाएंगे, घुटने सीधे रखें। श्वास भरते हुए घुटने सीधे रखते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाएंगे, 30 डिग्री। उत्तान पादासन। यथासंभव रोकने का प्रयास अपने समझ के अनुसार। श्वास को सामान्य रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, अभ्यास में बने रहें। जो एक एक पांव से कर रहे हैं, दूसरे पांव से कर रहे हैं, गहरा श्वास भरें और खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों पांव को नीचे ले आए। शवासन में थोड़ा विश्राम करेंगे, श्वास को सामान्य कर लें, श्वास भरें, खाली करें। जब श्वास भर रहे हैं पेट थोड़ा ऊपर उठ रहा है, जब श्वास खाली कर रहे हैं तो पेट नीचे जा रहा है। अगला अभ्यास है अर्धहलासन। उत्तान पादासन में हमने पैरों को 30 डिग्री पर उठाया था, अब हम 90 डिग्री पर उठाएंगे। उसके लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी अंगूठे घुटने मिले, दोनों हाथ की हथेली पर कोहनी पर दबाव बनाते हुए दोनों पैरों को घुटने से सीधा रखते हुए धीरे धीरे 30 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री पर उठा दें। घुटने सीधे रखें, पैर के पंजे अपनी तरफ खींच लें, घुटनों को अधिक से अधिक सीधा रखने का प्रयास। काफ मसल में, थाई मसल में आपको खिंचाव का अनुभव होगा, रीढ़ की हड्डी में नीचे आपको खिंचाव का अनुभव होगा। श्वासों को सम रखें, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, अभ्यास में बने रहें। एक गहरा श्वास भरें और खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों पैर को नीचे ले आएं। शवासन।
अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए दोनों पैर फिर से मिलाएं, सांस भरते हुए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए, दोनों हथेलियों से ग्रिप बनाते हुए दोनों घुटनों को छाती से लगाने का अभ्यास। अब सांस खाली करते हुए अपनी चिन को उठाते हुए दोनों घुटनों के मध्य लगा दें, चिन फॉरहेड जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार करेंगे, अनावश्यक दबाव खिंचाव नहीं। ये शरीर से अपान वायु के निष्कासन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास को सम रखें, नाभि में श्वास को आता जाता महसूस करें, इस ग्रिप में बने रहें। प्रत्येक आसन में लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट रुकने का अभ्यास करना ही चाहिए। भारतीय योग संस्थान में प्रत्येक आसन में कम से कम 30 सेकंड रुका ही जाता है। एक गहरा सांस भरते हुए गर्दन को नीचे ले जाएं और सांस खाली करते हुए दोनों पैरों को नीचे ले आएं, पुनः शवासन में आ जाएं। शवासन में दोनों पैर की एड़ी खुली, पंजे खुले, दोनों पांव के मध्य 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों हाथों की शरीर से दूरी 15 से 20 इंच, हथेली का आकाश की तरफ, गर्दन सुविधानुसार सीधी या दाएं दाएं कर दें, आंखें कोमलता से बंद रखें। ना ही श्वास लेने का प्रयास, ना ही श्वास छोड़ने का प्रयास, बस आती जाती श्वास को जानने का प्रयास। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इस धरा पर कभी कभी ऐसा मौका आता है कि यहाँ पर बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, कबीर, रैदास, दादू, फरीद, जानकी, ऐसे लोग कभी कभी आते हैं। अरिहंत, नाथ, सिद्ध, महावीर महावीर क्यों कहलाए? क्योंकि अपने इंद्रियों पर उन्होंने नियंत्रण पाया। किसी दूसरे को हरा देना, किसी मुल्क को जीत लेना बहुत बड़ी वीरता की बात नहीं है। महावीर ने कहा कि हमने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाया, वो है महावीर का। अपने शरीर का अवलोकन करेंगे, मानसिक अवलोकन। दोनों पैर के पंजे ढीले, शिथिल, तनाव रखे, पूरी तरह से स्वस्थ। पंजों से एड़ियां, एड़ियों से अंगूठे, घुटने। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है, बस आती जाती श्वास पर ध्यान है। और जिस अंग विशेष का नाम लिया जा रहा है, आपके शरीर के अंगों में अपने अपनी मानसिक चेतना को घुमाना है, शरीर को ढीला रखना है और वहां पे अंगों पर अपने स्वास्थ्य अनुभव करना है। शरीर स्थिर, ढीला, शिथिल, तनाव, एड़ियों से पिंडली तक का भाग, दोनों घुटने ढीले, शिथिल, तनाव, घुटनों से जंघा, जगह से हिप, दोनों पांव में एकदम ढीले, शिथिल, तनाव है। दोनों पांव में हमारा पृथ्वी तत्व होता है, तो पृथ्वी तत्व अपने संतुलन को प्राप्त होता हुआ कमर के नीचे का हिस्सा, कमर के मध्य का हिस्सा, कमर का ऊपरी हिस्सा, एकदम ढीला, शिथिल, तनाव है। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों हाथों पर ले आए। हाथ के अंगूठे और उंगलियां ढीले, शिथिल, तनाव है। हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग, दोनों बाजू एकदम ढीले, शिथिल, तनाव है।
नाभि से नीचे का पेट का भाग, नाभि से ऊपर का पेट का भाग एकदम ढीला, शिथिल, तनाव। छाती का भाग, रिब्स केज और अंदर के सभी ऑर्गन एकदम ढीले, शिथिल, तनाव रहित। नाभि से नीचे है हमारा जल तत्व। जल तत्व संतुलन को प्राप्त होता हुआ नाभि से ऊपर पसलियों तक हमारे शरीर में ही है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व भी अपने संतुलन को प्राप्त हुआ और फेफड़ों में है वायु का स्थान गर्दन तक, वह भी संतुलन को प्राप्त होता हुआ। अब अपने चेहरे पर चिन, चिक्स, ईयर्स, फोरहेड, पूरा मस्तिष्क एकदम ढीला, शिथिल, तनाव। Eyeballs are still and rolled up and relaxed. दोनों आंखें एकदम ढीली, शिथिल, स्थिर, तनाव है। पूरा शरीर एकदम ढीला, शिथिल, तनाव है। तो मन ही मन अपने आप को बोले रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब अपनी नाभि पर पूरा ध्यान ले आए। आती जाती श्वास का ध्यान, ना ही श्वास लेने का प्रयास, ना ही श्वास छोड़ने का प्रयास। सरल, सहज, प्राकृतिक श्वास को जानना, सहजता ही है योग, सहज योग। अपनी चेतना से अपने पूरे शरीर का अपने अवलोकन किया। वात, पित्त, कफ तीनों संतुलित होते हुए आगे जाती श्वास पर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों में हलचल करें, पैरों में हलचल करें और बाएं करवट लेते हुए धीरे से उठकर बैठें। आसनों के अभ्यास के पश्चात अब ये क्रम है प्राणायाम का। करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया के लिए जीभ ऊपर तालू से लगी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आए, अंगूठे को और पहली उंगली को मिला दें, उनको घुटनों पर रख दें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, नाभि से नीचे भाग को, पेड़ू भाग को पीछे की ओर धकेलेंगे और दोनों नासिकाओं से श्वास खाली कर देंगे। जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या हो उन्हें केवल 3 सेकंड में स्ट्रोक लगाना है, और जिन्हें निम्न रक्तचाप की समस्या हो उन्हें 1 सेकंड में स्ट्रोक लगाना है। केवल नाभि से नीचे के भाग को, पेड़ू भाग को पीछे की तरफ धकेलना, दोनों नासिकाओं से श्वास को खाली करना, कपालभाति क्रिया। इस प्रकार से पंचकर्म में 5 कर्म है मुख्य: नस्य, गमन, विरेचन, स्नेहन, संवेदन और रक्त मोक्षण। उसी प्रकार से षटकर्म में आता है नेति, धूति, बस्ती, न्योली, काटा, कपालभाति। प्रोटोकॉल के अभ्यास में इसकी 30 आवृत्ति हैं, लेकिन आप अगर अपने सामान्य जीवन में लाभ चाहते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 5 से 10 मिनट करना। और अगर हम अपनी नासिका में रात्रि के समय या प्रातः इस अभ्यास से पूर्व 2-2 बूंद देसी गाय का घी, या आयुर्वेद में हमारे यहाँ अनु तेल मिलता है, कोरोना काल में सबको पता चल गया था अनु तेल का, बस नासिका के अंदर 2 बूंद अनु तेल डाला और इस प्राणायाम को करें, वह किसी भी प्रकार से बचाव में सहायक। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें 365 दिन नजला जुकाम रहता है, खांसी बनती रहती है, अंदर नजला टपकता है, लेकिन अगर आपने 2 बूंद अनु तेल के डाले या बादाम रोगन तेल के डाले और कपालभाति क्रिया को किया तो वह नजला जुकाम की समस्या नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार के दवाई के प्रयोग से, एंटीबायोटिक से आप बच जाएंगे। आयुष विभाग के 41 केंद्र हैं और 37 व्यायामशालाएं हैं जहां पर इस प्रकार से आप आयुर्वेदिक दवाइयों से, होम्योपैथिक दवाइयों
पंचकर्म से, यूनानी दवाओं से किस प्रकार से आप चिकित्सा करते हैं, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। अब कपालभाति क्रिया का अगले 3 श्लोक के बाद समापन करेंगे। अब अपनी श्वासों को सम कर लें, आती जाती श्वास पर ध्यान दें। यहां पर केवल जानकारी के लिए प्राणायाम किए जा रहे हैं। आपने इन अभ्यासों को किसी योग्य योग गुरु से सीखना है। प्रत्येक पार्क में ये कक्षाएं चलाई जा रही हैं आजकल। करनाल में पतंजलि योग समिति द्वारा लगभग 140 कक्षाएं हैं। भारतीय योग संस्थान द्वारा 12 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। मेरा मिशन स्वस्थ भारत से भी 20 कक्षाएं चल रही हैं। तब कहीं भी और आयुष में 37 योग सहायक सुबह शाम व्यायामशालाओं में और दिन के समय 10 से 2 एक WC में GAD में योग सिखा रहे हैं। नित्य 3 कैंप लगा रहे हैं। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाएं हाथ को उठाएं, प्राणायाम की मुद्रा बनाएं, इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर को मोड़ लेंगे, अंगूठे से दाएं नासाग्र को बंद करें, बाएं से खाली कर दें, बाएं से भरें और बाएं नासाग्र को मिडल फिंगर से और मिडल फिंगर से बंद करते हुए दाएं से खाली कर दें। दाएं से भरना, बाएं से खाली, बाएं से भरना, दाएं से खाली। यह क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे नाड़ी शोधन के नाम से भी जानते हैं। हमारी राइट नोस्ट्रिल सूर्य का प्रतीक है, हमारी लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्रमा का प्रतीक है। इसी को ईड़ा और पिंगला भी कहा जाता है। बाएं है ईड़ा, दाएं है पिंगला। दोनों नासाग्रों में अलग अलग श्वास चलता है। कभी किसी में 90%, 60%, 70% एयर फ्लो आप महसूस करते हैं। लेकिन तमाम आसनों का उद्देश्य है स्थिरता से बैठना। केवल इतनी मात्र पूरी एक्सरसाइज की उपयोगिता है कि आप कम से कम 1 घंटा बिना हिले डुले बैठ सकें, आंखों को बंद रख सकें। और जितना भी प्राणायाम है उसकी उपयोगिता है कि आपका प्राण जो है वो सम हो जाए, दोनों नासाग्रों में सम हो जाए, इतना सम हो जाए कि आपकी नासिका के पास भी अगर एक धागे को लाया जाए तो वो हलचल ना हो। आंखें बंदी रखें, कोई भी आंख नहीं खोलेगा। बाएं से भरना, दाएं से खाली, दाएं से भरना, बाएं से खाली, ये क्रम चलता है। कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब बाएं नासाग्र से श्वास खाली करते हुए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का समापन। 1 से 2 गहरे श्वास प्रत्येक प्राणायाम के बीच में 1 से 2 गहरे श्वास लेने चाहिए। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए अपनी जीवा को बाहर निकालें, तालिनुमा गोल बनाते हुए श्वास भरेंगे, बाहर निकालकर जीभ को भीतर कर लें, दोनों नासाग्रों से श्वास खाली कर दें। पुनः 2 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, श्वास भीतर भरें, जीभ को अंदर करें और दोनों नासाग्रों से श्वास खाली कर दें। योगी जब तपस्या करते थे, जंगलों में होते थे, तो किस तरह से पानी को, भूख को, प्यास को कैसे हैंडल करें, तो उन्होंने इस प्राणायाम की खोज की, शीतली और शीतकारी। एक बार पुनः दोहराएं, जीभ को बाहर निकालें, तालिनुमा बनाएं, गोल श्वास भरें। जब श्वास भीतर भर जाए तो जीभ को अंदर कर लें और दोनों नासाग्रों से श्वास को खाली कर दें। आपको मुंह में, गले में ठंडक का एहसास हुआ होगा, शीतलता प्रदान करने वाला अभ्यास। अगला हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। भ्रामरी प्राणायाम के लिए जो आपके कान के पास ईयर फ्लैप है उसे दोनों अंगूठों से बंद कर लें, पहले उंगली माथे पर, बाकी 3 आंखों पर, और भ्रमण ध्वनि करेंगे 5 बार। 5 बार सभी मोक्ष का उच्चार करेंगे।
आंखें बंद ही रखें, दोनों हाथों को नीचे ले आए, आंखें बंद ही रखें। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क का भाग आंदोलित हुआ, वहां पर अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स बढ़ गए। एकाग्रता के लिए, स्मरण शक्ति के लिए, मस्तिष्क संबंधी सभी समस्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। ओम के इस स्पंदन को अपने शरीर के भीतर और बाहर महसूस करें। अब हम संकल्प को आपको मेरे पीछे दोहराना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूं। अब सभी शांति पाठ को मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका भला हो, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट दुख ना हो, सब पर शांति हो, मंगल हो, शुभ हो, सबका कल्याण हो। ऐसे मंगल भाव के साथ में हमने शांति पाठ किया। अब सभी अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षण कर लें। हथेलियों के थोड़ा गर्म होने पर उन्हें अपनी आंखों पर रख लें। बंद हथेली के नीचे आंखों को खोलें। धीरे धीरे हथेली को दूर करते हुए पहले हथेली को, रेखाओं को देखें। जब हथेली की रेखा स्पष्ट रूप से दिखने लगे तो अपने चेहरे पर, गर्दन पर, पूरी शरीर पर हाथों को फेर लें और जोरदार ताली लगाएंगे। आप सभी बच्चे अपने लिए जोरदार तालियां। और इन्हीं तालियों के साथ हाथों को जोड़ देंगे। 2 से 3 गहरी हंसी। तालियां जोर जोर लगाते हुए हा 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 हा। और फिर कर दोनों हाथों को बढ़ा देंगे। हा हा हा। एक बार फिर से जोरदार, एक बार फिर से। खिलकर दोनों हाथों को वहीं रखेंगे। हा 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 हा। अब सभी नमस्ते में आए, प्रणाम मुद्रा में। सबको नमस्ते, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय सांसद श्री संजय भाटिया जी से कि वो मंच पर आ जाएं। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय एसपी सर,
सुरेंद्र नारायण जी, सुशीला गोयल जी, नवीन जिंदल जी और प्रखा जिंदल जी का मैं विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से योग आसन और प्राणायाम की क्रियाएं करके आज एक जो हम सबको प्रेरित किया है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। अब आपके सामने एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं कनिका पब्लिक स्कूल के बच्चे। ये है म्यूजिकल योगा का शानदार प्रदर्शन करेंगे। इन बच्चों को मैं मंच के सामने सादर आमंत्रित करता हूँ, मैं आए और अपने योग क्रियाओं में प्रदर्शित करें। इन बच्चों ने नेशनल लेवल पर मेडल हासिल करके अपने सरकार जिला का नाम रोशन किया हुआ है। मैं दावों एकमतल दमनी के साथ एक बार फिर से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। बहुत ही शानदार प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। अन्य मुझे बच्चियाँ भी हैं, हमारी बेटियाँ आज बेटों से पीछे नहीं है। इस शानदार प्रदर्शन के एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ दीदी का तरीफ माल भी माल
कनिका पब्लिक स्कूल योगा केंद्र नर्सरी के इन बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां देने का समर्थन करें। और मैं इनके कोच साहब को भी, श्री नवीन जी को भी बधाई देना चाहूँगा। इन बच्चों को बेहतरीन तरीके से संवारा और इनको निखारा है और इन बच्चों ने नेशनल लेवल पर मेडल जीत करके हमारे करनाल जिले का नाम रोशन किया है। एक बार फिर से तालियों के साथ इनका स्वागत। अब मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय भाटिया जी सांसद करनाल से निवेदन करता हूँ सर आप मंच पर आए और उन्हीं के साथ विशिष्ट अतिथिगणों से भी आ रहा है डीसी साहब, एसपी साहब, जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, मेयर मैडम रिजवाना गुप्ता जी, इन सब विशिष्ट अतिथियों को संजय भट्टा जी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि से आग्रह है कि मंच पर आए। और जिन संस्थाओं ने योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है आज वे संस्थाएं इस जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम के अवसर पर उनको जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाएगा। मेरा आग्रह है आयुर्वेद विभाग, आयुष विभाग से कि वे उन संस्थाओं को सम्मानित करने के जो भी आपने उनका सम्मान में रखा है उनको सम्मानित कराने की कृपा करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ भारतीय योग संस्थान करनाल की टीम को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ आए और अपना ये सम्मान स्वीकार करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाएं, करीब 8 संस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की ओर से पहचान में की गई हैं जिन्होंने योग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का जो काम किया है। भारतीय योग संस्थान करनाल की ये टीम यहाँ पर सम्मानित होने जा रही है। सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी जी और मेघा भंडारी एमसी महोदय से भी आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। इसके बाद मेरा मिशन स्वस्थ भारत करनाल के प्रतिनिधि मंच पर आए और इसके बाद तैयार रहेंगे हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट करनाल नवीन कीर्तन प्रशंसा पत्र देकर इनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। मेरा मिशन स्वस्थ भारत करनाल की ये टीम यहाँ पर इनके प्रतिनिधि यहाँ पर सम्मानित होते हुए तालियां बजाते रहे। बच्चे बहुत ही हम सब के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए आज सम्मानित हो रहे हैं। इसके बाद हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट करनाल की संस्था के प्रतिनिधियों को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ और इसके बाद क्या रहेंगे कर्ण योगा एसोसिएशन करनाल के संस्था के इसके बाद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट संस्थान के प्रतिनिधि मंच पर आए और अपना यह सम्मान स्वीकार करें। तालियां बजाते रहे बच्चे। इसके बाद प्राध्यापक ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करनाल ये संस्था के प्रतिनिधि मंच पर आए और अपना यह सम्मान स्वीकार करें। जोरदार तालियां बजाए। निरंतर योग के प्रति हमारे करनाल जिला वासियों को प्रेरणा देते हैं और प्रेरित करते रहते हैं। आज इस सम्मान के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ द आर्ट ऑफ लिविंग करनाल संस्था को मंच पर आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। और इसके बाद दिव्य योग अभ्यास मंदिर संस्था करनाल के प्रतिनिधि मंच के नजदीक पहुंच जाए। हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष श्री आजाद जी यहाँ पर मौजूद है। मेरा उनसे आग्रह है कि मंच पर आए। कर्ण योग एसोसिएशन से सुरेंद्र कानून भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के प्रतिनिधि बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय उपायुक्त श्री अनिश यादव जी से आग्रह करूँगा कि आज के मुख्य अतिथि महोदय को प्रशासन की ओर से ये संदिग्ध चिन्ह के रूप में ये कोर्ट उनको शायद स्वरूप भेंट करें। ये मोमेंटो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को जिला प्रशासन की ओर से, आयुष विभाग की ओर से माननीय उपायुक्त महोदय अपने कदमों से सांसद महोदय का अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों के साथ बच्चे बहुत ही सुनहरे पर हैं। इसके बाद मैं
जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सतपाल जी से आग्रह करूँगा कि वे हमारे माननीय उपायुक्त महोदय को भी इस मौके पर ये मोमेंटो के रूप में वो भेंट करें। उनके मार्गदर्शन में इतना भव्य और शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मैं पुनः जिला आयुर्वेद अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि वे एसपी महोदय को भी अपने विभाग की ओर से मोमेंटो भेंट कर उनका मान सम्मान करें। एसपी साहब को सम्मानित करते हुए जिला आयुर्वेद अधिकारी। इसके बाद मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी से आग्रह करूँगा कि वे एडीसी मैडम को भी अपने कर कमलों से इस मौके पर उनका मान सम्मान करें, एडीसी मैडम। और उसके बाद एडीसी मैडम से निवेदन करता हूँ, एडीसी मैडम से निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में नगर निगम की महापौर मैडम रेणुबाला गुप्ता जी हमारे बीच में है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और आयुष विभाग की ओर से जिला आयुर्वेद अधिकारियों को सम्मानित करते हुए। इसके बाद मेरा अनुरोध है जिला आयुर्वेद अधिकारी से, हमारे बीच में भाजपा के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री योगेंद्र राणा जी हमारे बीच में है, उनको अपने विभाग की ओर से कोर्ट भेंट कर उनका सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हमारे बीच में है, उनको भी विभाग की ओर से ये मोमेंटो के रूप में कोर्ट भेंट कर उनका मान सम्मान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रतिनिधि आदरणीय संजय बट्टा जी को भी सम्मानित करते हुए जिला आयुर्वेद अधिकारी। हमारे बीच में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष श्री आजाद सिंह जी भी उपस्थित है, उनका भी विभाग की ओर से मोमेंटो देकर उनका सम्मान किया जाएगा। जिला आयुर्वेद अधिकारी अपने विभाग की ओर से सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बीच में अवनीश भारद्वाज जी प्रेसिडेंट स्टेट आयुर्वेद फार्मा के यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट उपस्थित है, उनका भी आयुर्वेद विभाग की ओर से यहाँ सम्मानित किया जाना है। इन्हीं के साथ श्री अभिषेक गुप्ता जी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद फार्मा, वो भी मंच के पास आ जाए, उनको भी विभाग की ओर से इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद मैं एसपी साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूँ, श्री अनुभव मेहता जी को मंच पर आए, आयुर्वेद विभाग की ओर से उनको भी आज इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। अविनाश भारद्वाज जी को सम्मानित करते हुए जिला आयुर्वेद अधिकारी, तालियां बजाते रहे बच्चों। इसके बाद श्री अभिषेक गुप्ता जी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक फार्मा, उनको भी आज आयुष विभाग की ओर से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। ये निरंतर आयुष विभाग को अपना सहयोग देते रहते हैं। इसके बाद मैं एसडीएम साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, जो मंच पर आए एसडीएम करनाल श्री अनुभव मेहता जी, और उन्हीं के साथ मैं सीईओ जिला परिषद श्री गौरव कुमार जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर आप आए। सीटीएम साहब श्री अमन कुमार जी से भी निवेदन है कि वे मंच पर आए। आयुष विभाग की ओर से आप सबको भी यहाँ पर मान सम्मान दिया जा रहा है। और विशेष तौर से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा शिक्षा विभाग का, जिनके अथक प्रयास से इतने पार्टिसिपेट बच्चों को दे रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजपाल चौधरी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करते हुए भी आए, उनको भी आयुष विभाग की ओर से एक मोमेंटो देकर यहाँ उनका मान सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच में बहुत ही सीनियर भाजपा नेता परम आदरणीय भगवान दास जी पहुंचे, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। अब मैं निवेदन करता हूँ सीटीएम साहब को भी, जो भी निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, उनका हमें भरपूर सहयोग मिला। समाज जिला शिक्षा अधिकारी, जिनकी शिक्षा विभाग का हर कार्यक्रम में विशेष तौर से हमें सहयोग मिलता है। जोरदार तालियां बजाएं आप सभी के जिला शिक्षा अधिकारी के बाद मैं जिला अधिकारी से अनुरोध करता हूँ राजेश अक्की जी मंच पर है, उन्हें भी राजेश अक्की जी को सम्मानित करें जिला आयुर्वेद अधिकारी। और उसके बाद हमारे बीच में एमसी परम आदरणीय मेघा भंडारी जी मंच पर है, उनको भी एक मोमेंट देंगे। एसडीएम करनाल श्री अनुभव मेहता जी मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एमसी मैडम मेघा भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आयुष विभाग का, अपने अतिथि गणों का, मुख्य
विशेष तौर से हमारे मुख्य परम आदरणीय माननीय श्री संजय भाटिया जी, लोकप्रिय सांसद करनाल का विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने स्टेट लेवल फंक्शन को भी छोड़कर हमारे करनाल की जनता के बीच अपना प्यार और स्नेह बांटने के लिए हमारे योग प्रेमियों के रूप में अपना जो स्नेह और प्यार बांटा है, इसके लिए माननीय सांसद महोदय जी मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये आपकी इस योगा के प्रति बहुत ही एक शानदार और बेहतरीन जो आपने अपने जीवन में का एक अंग बनाया हुआ है योगा का, इस बात का परिचायक है कि आप 6:45 बजे आपने पहुंचना था और 6:45 बजे आपकी उपस्थिति इस प्रांगण में हो चुकी थी। मैं जिला प्रशासन की ओर से, करनाल की जनता वासियों की ओर से आपका विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं माननीय जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी का, मुख्यमंत्री किशोर जी, संजय भट्ट विशेष अतिथियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। बच्चे बैठे रहिए, कोई बच्चे बैठे रहिए। सभी बच्चे बैठे हैं। माननीय सांसद महोदय की बाइट के बाद राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा, जैसे मुझे आदेश है। माननीय सांसद महोदय, निवेदन है कि राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा, जैसे मुझे आदेश हुए हैं। सभी अतिथिगणों से अनुरोध है, सभी बच्चों से अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर खड़ा हो जाए, जैसे हमारी परंपरा है। कोई भी कार्यक्रम हो उसका राष्ट्रीय गान के समापन के साथ उसका समापन करते हैं। जिला खेल अधिकारी का भी मैं विशेष तौर से आभार प्रकट करना चाहूँगा। नेहरू युवा केंद्र से मैडम रेणु का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल आयोजन में अपना भरपूर सहयोग दिया है। अब सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर राष्ट्रीय गान के लिए एक विधि विधान के अनुसार खड़े हो जाएं और टेक्निकल विंग से अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान शुरू करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। बैठेंगे, बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाए। बैठ जाओ बेटे।